हेलो स्टूडेंट, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ह्यूमन के अंदर और उसकी रेगुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर था वो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ रैट के अंदर जो ईस्ट्रस साइकिल होती है उसके बारे में स्टडी किया था। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है फीमेल ह्यूमन के अंदर जो पीरियोडिक चेंज होते हैं, कैस्काड ऑफ चेंजेस जो हैं देखने को मिलते हैं एवरी मंथ, जो कि नॉर्मल में 28 डेज का होता है और ये नंबर जो है वेरी कर सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, चाहे वो ओवरी है, यूट्रस है, उनमें पीरियोडिक चेंज दिखाई देते हैं एवरी मंथ, जो कि 28 डेज की साइकिल रहती है। और ड्यूरिंग द फर्टाइल पीरियड फ्रॉम, अब यहाँ पर फर्टाइल पीरियड का मतलब है कि हम प्यूबर्टी से शुरू होते हैं और मीनोपॉज स्टेज तक जो है वो फर्टाइल पीरियड रहता है। उसके बाद जो है ये चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। जो ईस्ट्रस साइकिल हमने रैट में पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि जो फर्टाइल पीरियड रहता है उनका लाइफ लॉन्ग रहता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर ये अप टू जो है मेनोपॉज, जो कि 45 टू 50 ईयर्स की एज होती है, वहाँ पर देखने को मिलता है। जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो दो साइकिल से मिलकर बनती है। एक ओवेरियन साइकिल जो कि ओवरी के अंदर होता है, दूसरी यूटेराइन साइकिल जो कि यूट्रस के अंदर होती है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल देते हैं। नॉर्मली जो हाइपोथैलेमस है जो हार्मोन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरी के अंदर हमें ये फॉलिकुलोजेनेसिस, फिर ओवुलेशन, ये कार्पस लूटियम, ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी तरह यूट्राइन साइकिल के अंदर जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज होती है, फिर मेंसेस में वो वापस जो है डिक्रीज हो जाती है। तो ये यूट्राइन साइकिल में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये ओवेरियन साइकिल के अंदर देखने को मिलते हैं। ओवेरियन साइकिल जो है, जो कि कॉर्टेक्स रीजन में ओवरी के, ये ओवरी है, इसके कॉर्टेक्स रीजन में हमें देखने को मिलती है, जिसके 3 फेजेस होते हैं। फॉलिकुलर फेज, जिसको प्री ओव्यूलेटरी या एस्ट्रोजेनिक फेज बोल देते हैं। दूसरा ओवुलेशन होता है। तीसरा जो है ल्यूटियल फेज होता है, जिसको पोस्ट ओव्यूलेटरी या पोस्ट जेस्ट्रोनल पीरियड का नाम दे देते हैं, फेज देते हैं। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं कि ये ओव्यूलेशन से पहले की फेज है और यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है जो कि ओवुलेशन के बाद की है, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एक्टिव रहता है। तो फॉलिकुलर फेज जो होता है, इसमें जो जितने भी ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं सिलेक्टेड, जो जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ओवेरियन फॉलिकल, जिनको चांस मिलता है फॉर ग्रोथ के लिए, वो मैच्योर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही फॉलिकल जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। अब क्या होता है, जब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो प्राइमोडियल फॉलिकल को स्टिमुलेट कर देता है कि वो ग्रो करें और कंटिन्यू विथ म्योसिस। ठीक है, अब प्राइमोडियल फॉलिकल जब ग्रो करते हैं तो ये प्राइमरी फॉलिकल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं। उसके बाद यही फॉलिकल जो है प्राइमरी फॉलिकल सिंगल लेयर जो है से एनक्लोज्ड होते हैं, फिर ये मैच्योर होते होते सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और फिर लास्ट में जो है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बना लेते हैं। अब ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है ये एकदम यूँ कह सकते हैं हम, इतना मैच्योर हो जाता है कि ये oocyte को जो है वो रिलीज करने में कॉम्पिटेंट होता है। बाकी जितने अदर फॉलिकल्स जो हैं वो मैचुरेशन तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो डीजनरेट हो जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम एट्रीशिया का नाम देते हैं। ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं विद इन द, यहाँ पर जो फॉलिकुलर फ्लूइड होता है जिसको लिक्कर फॉलिकुलाई बोल देते हैं, इस एट्रियम के अंदर जो है यहाँ पर ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है मेन
हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलिफिकेशन फेज ऑफ यूट्राइन साइकिल। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है, मैं यूट्राइन साइकिल बोल रही हूँ जो कि यूट्रस में हो रही है, वहाँ पर भी प्रोलिफिकेशन जो फेज होगा वहाँ पर एस्ट्रोजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये जो प्रोलिफिकेशन फेज होती है ये फोलिकुलर फेज जो कि ओवरी के अंदर होती है बिल्कुल साइमल्टेनियसली कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो रहती है। अब ओवुलेशन हमें पता है, जब मैच्योर फॉलिकल्स हो जाते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, उस साइड जो है वो यूट्राइन ट्यूब फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। और ये नॉर्मली 14 डेज में होता है, इसमें 1 और 2 डेज अप डाउन हो सकते हैं। ये जो ओवुलेशन होता है ये ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उनका इनहिबिशन हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की स्टिमुलेशन हो जाती है बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जिसके कारण इंक्रीज्ड सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है फॉलिकुलाई के अंदर, जो लिक्कर फॉलिकुलाई है या फॉलिकुलर जो फ्लूइड है। अब जिसके कारण उसमें ऑस्मेटिक प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि वहाँ पर ग्रेफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये स्ट्रोमा के अंदर जो है कॉर्टेक्स रीजन में आप देखेंगे प्राइमोडियल फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, प्री एंट्रल फॉलिकल जिसमें एंट्रम नहीं बनता है, फिर एंट्रियाटिक फॉलिकल जो डीजनरेट हो रहे हैं, यहाँ पर एंट्रल फॉलिकल, यहाँ पर आपको एंट्रम दिखाई दे रहा है और ये ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर जब ओवुलेशन होती है तो ये oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है। अब यहाँ पर ये फॉलिकल जो है वो कार्पस ल्यूटियम बना लेता है। अब जैसे ही ओवुलेशन हो जाता है, फेज थर्ड फेज शुरू हो जाती है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। ये फॉलिकुलर टिश्यू जो रह जाते हैं, ये वाले आप देख रहे हैं ओवरी के, ये हील अप हो जाते हैं और ये साइज में थोड़ा ग्रो कर जाता है। और ग्रो करने के साथ अब इस कार्पस ल्यूटियम को जो हम नाम देते हैं और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करने लग जाता है। यही जो फॉलिकुलर जो एम्प्टी ग्रेफिन फॉलिकल है ये डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, जैसे कि पहला है कॉर्पस हीमोरेजिकल। जो ओवेरियन फॉलिकल है ये क्या करता है, कोलैप्स हो जाता है और इसके अंदर जो है बहुत सारी फोल्डेड, इसकी वॉल जो है फोल्डेड हो जाती है, जिसके क्योंकि एकदम से प्रेशर रिलीज होता है, हमने क्या पता है यहाँ प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से ये रप्चर हो जाती हैं। रप्चर होने के बाद क्या है, ये कोलैप्स कर जाती है, इसकी जो लेयर होती है सेलुलर लेयर होती है और वो क्या फोल्डेड हो जाती है, जिसके कारण जो अंदर ब्लीडिंग इनसाइड द फॉलिकल जो है वो होनी शुरू हो जाती है और वो ब्लड क्लोट बना लेती है कैविटी के सेंट्रल कैविटी में। और ये 3 to 4 डेज तक ऐसे ही रहता है बिकम, और उसके बाद ये कार्पस मेच्योर कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम जो है इसमें जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पर आपका ये 10 नंबर देखेंगे, कार्पस ल्यूटियम, इसके अंदर आप देखेंगे बहुत साइज जो है वो बढ़ जाता है। जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वो एनलार्ज कर जाते हैं, पॉलीहेड्रल शेप के हो जाते हैं और उनके जो है वो एक येलोइश कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो है वो डेवलप कर लेते हैं, जिसके कारण अब जो कार्पस ल्यूटियम का साइज जो है कलर जो है वो येलोइश हो जाता है। ग्रेनुलोसा सेल्स को अब हम ग्रेनुलोसा ल्यूटियल सेल के नाम से जानते हैं। इसी तरह जो इंटरना थीका इंटरना सेल्स होते हैं, अंदर की साइड जो सेल होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू ल्यूटियल सेल के अंदर। कैपलरीज जो हैं वो ल्यूटियल सेल में अमंग द ल्यूटियल से, ये आप देख पा रहे हैं, ग्रो कर जाती है, जिसके कारण वो ग्रेजुअली जो ब्लड क्लॉट बनता है सेंटर में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करती है, ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू एस्ट्रोजन के साथ। वैसे एस्ट्रोजन भी सिक्रीट करती है लेकिन उसकी अमाउंट जो है थोड़ी कम होती है। ये अब इस स्टेज के अंदर आकर दो फ्यूचर इंडिकेशन हो सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन होता है
तो अब इस कार्पस ल्यूटियम को हम कार्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं, और ये 4 मंथ तक परसिस्ट करता है, ठीक है। और धीरे धीरे ये डिजनरेट होने लग जाता है और इसका फंक्शन जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। ये परसिस्ट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन जो है वो सिक्रीट करता है बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। ये जो HCG होते हैं उनको इंड्यूस करता है, और जो कि प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, जो सेकंड चांस होता है वो ये कि अगर प्रेगनेंसी नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो यही कार्पियस ल्यूटियम जो है 9 to 14 डेज तक रहता है, उसके बाद डिजनरेट हो जाता है, और इसको हम कार्पस ल्यूटियम ऑफ मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। अब फिर क्या होता है, जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उस केस में ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, और इसके जो सेंट्रल कैविटी होती है, जो ये आप देख पा रहे हैं ना, बहुत सारे ल्यूटियल सेल हैं और ब्लड वेसल्स हैं, ये सब खत्म हो जाती हैं, फाइब्रस बॉडी जो है वो बन जाती है, और इस स्टेज को हम बोलते हैं कार्पस एल्बिकन्स। अब इसकी रेगुलेशन, ओवेरियन साइकिल की रेगुलेशन जो है दो तरह से होती है। एक तो पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करते हैं, दूसरा ओवरी इटसेल्फ जो है वो भी ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल करती है। हमने जिससे पहले भी पढ़ा है कि जो ओवेरियन साइकिल होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी दोनों के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही साइकिल की शुरुआत होती है ओवेरियन साइकिल की, उस समय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स को ग्रो करने में स्टिमुलेशन करते हैं। जैसे ही फॉलिकल ग्रो होते हैं, अब फॉलिकल ग्रो कर जाते हैं, तो यही फॉलिकल जो है एस्ट्रोजन सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं। अब इस साइकिल में जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फॉलिकुलर फ्लूइड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो एक नेगेटिव फीडबैक चला जाता है पिट्यूटरी के पास कि तुम अब FSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम कर दो, और नेक्स्ट वीक में जो है ये लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन सडनली आप देखते हैं जैसे ही 12th डे आता है साइकिल का, उस समय ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पॉजिटिवली, जो पहले उसको फीडबैक मिला था ना रिलीज करने का, अब उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि अब इस हार्मोन को रिलीज करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर दो। देखिए, जब इनिशियल स्टेज में जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है, इनकी अमाउंट कम हो जाती है। शुरू में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन रिलीज होते हैं, फिर आप देखेंगे एक बार डिक्रीज आता है, फिर एकदम बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बढ़ना, ठीक है, जैसे ही बढ़ते हैं 12th डे, ऑन द 12th डे को ओवुलेशन जो है 14 डेज को होता है, उससे पहले ही एकदम ये बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास कि इन हार्मोन के अमाउंट को बढ़ा दो, जिसमें क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन थोड़े कम अमाउंट में रहता है, आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसकी अमाउंट थोड़ी कम रहती है, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। अब जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पर पहुंच गया, उस केस में ऑन द 14th डे ऑफ ओवेरियन साइकिल ये ट्रिगर करता है मेच्योर फॉलिकल को रप्चर करने में। अब वो रप्चर हो जाते हैं, एग जो है वो रिलीज हो जाता है इनटू द ग्रेफियन फॉलिकुलर ट्यूब के अंदर। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है कि जो रिमेनिंग फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है इनटू कार्पस ल्यूटियम सेल में, विच उनका फंक्शन अब चेंज हो गया कि अब वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन जो है वो रिलीज करेगा। अब आप देखेंगे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ड्रॉप डाउन हो गए, प्रोजेस्टेरोन और जो एस्ट्रोजन है उनकी अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है फॉर लास्ट
2 वीक ऑफ द साइकिल, यानी कि 14 डेज को ओवुलेशन हुआ, उसके बाद के जो 14 डेज हैं 2 वीक है, उसमें ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा रहते हैं। अब दीज हार्मोन अगेन इनहिबिट द, अब ये जैसे ही इनकी अमाउंट बढ़ती है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की रिलीज को कम करवा देते हैं, और ये जैसे ही कम होते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो शुरू हो जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और जो क्या होता है कि आप देखेंगे ये एंडोमेट्रियम भी डेवलप होती है, तो एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट हो जाता है इस एंडोमेट्रियम के अंदर, ठीक है। वो कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है या जो हार्मोन इम्प्लांटेड एम्ब्रियो के द्वारा रिलीज किया जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने की। जैसे ही ओवेरियन साइकिल का एंड होता है, एम्ब्रियो जो है इम्प्लांट नहीं होता, तो कार्पस ल्यूटियम जो है डीजनरेट हो जाता है। अब दो कंडीशन वही है कि फर्टिलाइजेशन होगी तो वो इम्प्लांट हो जाएगा एम्ब्रियो, अगर नहीं होगी तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। और जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फिर से डिक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली स्टेज है जहाँ पर ये कार्पस ल्यूटियम जो है आप देखेंगे ये एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों जो हैं वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो साइकिल आती है यूटराइन साइकिल, जो कि यूट्रस के अंदर हो रही है। यहाँ पर जो मेन चेंज देखने को मिलता है वो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रियन यूट्रस की वॉल है उसकी लाइनिंग में चेंज देखने को मिलता है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। इसको यूटराइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों ही नाम से आप जानते हैं। इसके 4 फेजेस होते हैं। देखिए पहला फेज जो होता है मेंस्ट्रुअल, ये मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर रीजनरेशन फेज होता है 6-7 डेज के अंदर, और फिर प्रोलिफिकेशन फेज आता है, और फिर जो है सिक्रीटरी फेज होता है, ठीक है। तो ये 14 डे को ओवुलेशन होता है और उसके बाद जो है ये सिक्रीटरी फेज आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ओवेरियन साइकिल हो रही थी, अब इसके साथ साथ ये यूटेराइन साइकिल में भी चेंजेस दिख रहा है, और यूटेराइन साइकिल में जो मेन चेंज दिखाई देता है वो एंड्रोमेट्रियम, जो यूट्रस की वॉल है उसमें देखने को मिलता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली चलता है। अब क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होती है वो यूट्रस की इनर मोस्ट ये ग्लैंडुलर लेयर होती है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये ग्लैंडुलर लेयर जो होती है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें एंड्रोमेट्रियम जो है बहुत ज़्यादा थिकली ग्रोन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल रिच टिश्यू लाइनिंग होती हैं, ऑप्टिमम इन्वायरमेंट देती हैं कि यहाँ पर ये इम्प्लांट कर सकें अगर ब्लास्टोलिस्ट जो है यूट्रस में पहुँचता है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है उस केस में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो लेवल डिक्रीज होता है, और ये केस है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल डिक्रीज हो गया तो एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं टेम्परेरी स्पाज्म। अब यहाँ पर जो स्पाइरल आर्टरी आप यहाँ पर देखेंगे बेस में, ये स्पाइरल आर्टरीज हैं, ठीक है, एंडोमेट्रियम की। इसके अंदर जो इस्चीमिया है, जो कि ये वॉल जो है ब्लड वेसल जो है ये टूटने लग जाती हैं। नेक्रोसिस, जो एंडोमेट्रियम के सेल्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ कैपिलरी जो है वो रिलीज, अब यहाँ पर आप देखें ये वाला, ये सब जो है वो टूटने लग जाती हैं। और जैसे ही स्पान से रिलीव होते हैं तब क्या होता है, ब्लड जो है फ्रॉम डैमेज कैपिलरी से वो जो डैमेज, अब कैपिलरी यहाँ पर टूटेंगी, डैमेज होंगी, तो ब्लड फ्लो हो जाएगा। ब्लड फ्लो हो जाएगा प्लस में जो नेक्रोइज्ड एंडोमेट्रियम सेल्स होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं ब्लड के साथ, तो जिसको हम बोलते हैं मेंसेस, ठीक है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये शुरू होती है फर्स्ट डे को काउंट करते हैं जिस दिन ब्लीडिंग होती है, और टिपिकली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। सर्विक्स और यूटेराइन ट्यूब, इनका कोई रोल नहीं होता है मेंसेस के अंदर, सिर्फ जो सुपरफिशियल लेयर है स्ट्रेटम, आप यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रेटम कोर्नियम है,
और ये स्ट्रेटम कंपैक्टम है। ये जो लेवल है जिनको हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं, सिर्फ ये लेवल लेयर जो होती है ये शेड ऑफ होती है। यहाँ पर बेसल लेयर जो है वो एज इट इज मेंटेन रहती है। अब यही प्रोलिफिकेट करके नया एंडोमेट्रियम जो है वो बना लेती है। एट द एंड ऑफ एंडोमेट्रियम जो है, ये इसकी थिकनेस जो है वो कम होकर 0.5 mm तक रह जाती है। और जो मेंसेस की एवरेज ड्यूरेशन रहती है वो 3 to 5 days की होती है। उसके बाद रीजनरेटिव फेज आता है। रीजनरेटिव फेज में क्या होता है कि जो लेवल है एस्ट्रोजन का वो एक बार फिर से बढ़ना शुरू होता है। यहाँ पर क्यों बढ़ता है? क्योंकि यहाँ पर फॉलिकुलर या प्रोलिफिकेशन फेज जो होती है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ब्लड स्लो डाउन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल से, और फिर वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, यानी कि मेंसेस बंद हो जाते हैं, उस समय हार्मोन का लेवल जो है वो राइज करना शुरू कर देता है। यूट्राइन की लाइनिंग जो है वो थिकन होने लग जाती है, प्रोलिफिकेट कर। तो क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही ये सब मेंसेस जो हैं स्लो होते हैं, फिर स्टॉप हो जाते हैं, उस समय हार्मोन का लेवल फिर से राइज करना शुरू कर देता है। और ये देखिए एस्ट्रोजन यहाँ पर फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये मेंसेस का स्टेज है, ये आप जो देख रहे हैं ये मेंसेस की स्टेज है। वॉल जो है वो कितनी थिक होती है और फिर 0.2 mm तक पहुंच जाती है। अब फिर से वो उसकी प्रोलिफिकेशन होनी शुरू हो जाती है और थिकन होनी शुरू हो जाती है। ओवुलेशन जो है वो ट्रिगर करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही पीक लेवल पहुंचता है ओवुलेशन हो जाता है। और फिर सडन चेंज आता है हार्मोन में एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन, जो कि माइनर चेंज एंडोमेट्रियम के अंदर देखने को मिलता है। और लाइट मिड साइकिल ब्लड फ्लो भी हो जाता है उस समय कुछ केसेस के अंदर। जो मेंस्ट्रुअल होता है, मेंसेस होती हैं, 4 to 6 days की होती हैं। उसके बाद जो बॉडी 3 to 5 days का रहता है पीरियड, उसके बाद 4 to 6 days के लिए बॉडी जो है फिर से प्रिपेयर होनी शुरू हो जाती है कि दोबारा से ओवुलेशन होगा नेक्स्ट 20 days जो है हमारी साइकिल में 14th डे को। एपिथेलियल जो है ऑफ एंडोथेलियम प्रोलिफिकेट जा कर लेती हैं, कंप्लीट द एपिथेलियल लाइनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर जो डिनूडेड हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अब उसकी थिकनेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब देखेंगे यहाँ पर, और ये रीजनरेटिव फेज के अंदर जो है थिकनेस अबाउट 2 mm तक आ जाती है। और यहाँ पर जो म्यूकस सेल्स हैं मेम्ब्रेन के, एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो होती हैं एकदम स्ट्रेट होती हैं, उनमें किसी तरह की ब्रांचिंग जो है वो नहीं होती। नैरो स्पेस होता है उनके बीच में। जो एंड्रोमेट्रियल स्ट्रोमा है उसके अंदर लिम्फोसाइट और स्पिंडल शेप कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। ये है रीजनरेटिव फेज के अंदर। अब नेक्स्ट जो है प्रोलिफिकेशन फेज, जिसको फोलिकुलर, पोस्ट मेंस्ट्रुअल या एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोल देते हैं। ये 7 to 14 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से जो 7 से 14 दिन होते हैं उस समय होता है। ये ओवेरियन साइकिल में बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग जो है फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है। तो एस्ट्रोजन की अमाउंट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रेफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज हुआ, फिर से ये मेंसेस हुए, फिर ये प्रिपरेटरी फेज आया। अब यहाँ पर ये प्रोलिफिकेशन फेज शुरू हो गया। अब यहाँ पर एंड्रोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रहा है, थिकनेस आप देखेंगे एकदम से बढ़ रहा है। ठीक है। और उसकी थिकनेस जो है 2 mm से 4 mm तक बढ़ जाती है। इसकी लाइनिंग जो है क्यूबोइडल सेल की होती है। जो यूटेराइन ग्लैंड्स होती हैं वो अभी भी थोड़ी स्ट्रेट हैं लेकिन लॉन्ग लंबी हो जाती हैं, क्योंकि थिकनेस बढ़ गई है। और वाइडली सेपरेटेड होती है, जैसे हमने पहले देखा रीजनरेटिंग फेज में उनमें बहुत नैरो स्पेस रहता है। अब यहाँ पर या तो थोड़ा या लिटल या नो कोई सिक्रीशन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे 6 टू नेक्स्ट जो स्टेज है ल्यूटियल फेज, जिसको सिक्रेटरी प्री मेंस्ट्रुअल या प्रोजेस्टेरोन फेज बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये ल्यूटियल फेज जो ओवेरियन साइकिल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग चलती है, तो ये 16 to 28 डे ऑफ साइकिल रहता है।
ये प्रोजेस्टेरोन जो कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं, ये उसके कंट्रोल में होता है। अब एंड्रोमेट्रियम जो है उसकी थिकनेस और ज़्यादा बढ़ गई, अब वो 4 से 10 mm तक पहुंच जाता है। यहाँ पर एंड्रोमेट्रियम की जो वॉल होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, वेलवेट लाइक एंड वाटर फील्ड हो जाती है। जैसे हमने कहा पीछे कोई सिक्रीशन नहीं था ये, लेकिन यहाँ पर सिक्रीशन भी आने शुरू हो जाता है क्योंकि वाटरी फ्लूइड आ जाता है, जिसके कारण वो सॉफ्ट और वेलवेटी हो जाती हैं। अब यहाँ पर जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग की, अब यहाँ पर वो भी चेंज आ जाती है, उसमें भी डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलते हैं क्योंकि थिकनेस बढ़ गई। तो पहली आती है स्ट्रेटम कंपैक्टम, ये कंपैक्ट जोन है, ये सुपरफिशियल कंपैक्ट लेयर होती है जो कि नेक ऑफ यूटराइन ग्लैंड, यहाँ पर ये नेक रीजन है, ये यूटराइन ग्लैंड है, ठीक है। ये इस यूटराइन ग्लैंड, ये जो आप देख रहे हैं ना येलोइश, ये इसकी नेक बोलते हैं, इसको नेक ऑफ यूटराइन ग्लैंड्स। फिर नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो है स्पॉन्जी जोन, जिसको स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम बोल देते हैं, और ये लूज एंडोमेटस लेयर होती है और इसमें बॉडी होती है, ये जो यूट्राइन ग्लैंड है इसकी बॉडी को बोला जाता है, आती है इसके अंदर। फिर आता है बेसल जोन, जिसको स्ट्रेटम बेसेली बोलते हैं, ये डीप बिल्कुल बेस पर होती है और इसमें जो है फंडी ऑफ यूट्राइन ग्लैंड, ये जो ब्रांचेस सी दिख रही हैं ये दिखाई देती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और ये एक्चुअल में यही स्टेज होती है जो कि रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम में हेल्प करती है। ये जो स्पॉन्जी लेयर है, कंपैक्टिव जोन है, इसको फंक्शनल जोन बोलते हैं, ये मेंस्ट्रुअल के दौरान जो है वो रिलीज हो जाते हैं। यूट्राइन ग्लैंड जो है वो टॉर्टस स्पाइरल लोडेड विद सिक्रीशन विच इज रिच इन म्यूसिन एंड ग्लाइकोजन। यहाँ पर पूरी ग्लैंड का जो है वो क्या है कि हाईली ब्रांच्ड होती है, स्पाइरली प्रेजेंट होती हैं, इसको फंडी बोलते हैं, कि ब्रांच्ड हो जाती हैं, तो इसके अंदर जो है म्यूसिन और ग्लाइकोजन जो है वो फिल्ड रहती हैं। आर्टरीज जो है, अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कलर जो है ये आर्टरीज हैं, आर्टरीज भी दो टाइप की हो जाती हैं। ये जो बेसल जोन है इसके अंदर जो है आपको स्ट्रेट बेसल आर्टरीज दिखाई देती हैं, और सुपरफिशियल लेयर के अंदर चाहे वो फंक्शनल जोन जो है उसके अंदर आपको ये स्पाइरल आर्टरीज जो है वो दिखाई देती हैं, जो कि एंड्रोमेट्रियम की होल डेप्थ को जो है वो एक्सटेंड करती है, और मेन यही मेन वेसल्स होती हैं एंडोमेट्रियम के अंदर, जो स्पाइरल आर्टरीज हैं, जो बेस पे हैं वो स्ट्रेट आर्टरीज जो है वो होती है। अब ओवुलेशन हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, एंड्रोमेट्रियम जो है वो चेंज हो जाता है सिक्रीटरी लाइनिंग, ताकि अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो इम्प्लांट हो सके एम्ब्रियो प्रेगनेंसी में। अगर ब्लास्टोसिस इम्प्लांट हो जाता है तो लाइनिंग रिमेन डेसिडुअल, ठीक है, वो एज इट इज मेंटेन रहती हैं, और धीरे धीरे वो बिकम द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा हो जाती हैं, जो कि एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन देती है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड। इफ इम्प्लांटेशन डज नॉट अकर, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तब क्या होता है, अबाउट 2 वीक्स के अंदर आप देखिए तो प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस कर रहे थे कार्पस ल्यूटियम वो डीजनरेट हो गए, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो गया। इनके डिक्रीज होने से यूट्रस जो है वो शेड ऑफ हो जाती है, और फिर जो है यूट्रस की लाइन एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है फंक्शनली जोन की, और एग जो है वो मेंस्ट्रुएशन के द्वारा जो है वो निकल जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कम होती है धीरे धीरे, जैसे जैसे वुमेन का प्रोडक्टिव पीरियड जो है वो एंड की तरफ जाता है, जो फर्टाइल पीरियड है वो मीनोपोज जिसको स्टेज बोलते हैं, जब वो कम हो जाती है वहाँ पर फर्टिलिटी, तो एवरेज एज जो मीनोपोज की वीमेन के अंदर देखने को मिलती है वो 52 ईयर्स होती है, और ये 45 और 55 के बीच में कभी भी हो सकती है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल और देयर कंट्रोल। अब यहाँ पर हार्मोनल कंट्रोल जो यूट्राइन साइकिल है उसमें, जैसे ओवेरियन साइकिल है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवेरियन इटसेल्फ कंट्रोल कर रहे थे, जो यूट्राइन साइकिल होती है उसको सिर्फ ओवरी हार्मोन जो है वो हेल्प कंट्रोल करते हैं। अब ओवरी के हार्मोन हमें पता है
कि जब फॉलिकुलर फेज है तो FSH LH जो है वो रिलीज होते हैं और वो फॉलिकुलर फेज को ओवेरियन साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और इनका आपस में बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है, चाहे ओवेरियन साइकिल है चाहे यूट्राइन साइकिल है। लेकिन जो यूट्राइन साइकिल है उसका कंट्रोल जो है वो ओवरी के हार्मोन से, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। हमें पता है एस्ट्रोजन जो है जो फॉलिकल ग्रो करते हैं तब रिलीज करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन जब कार्पस ल्यूटियम बनता है तब रिलीज होता है। ठीक है, तो जब बिगनिंग होती है साइकिल की तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है लो अमाउंट में होते हैं, वो मेंटेन करते हैं यूट्रिनल लाइनिंग को, मेंसेस जो है वो बिगिन हो जाती है। लेकिन जैसे ही अबाउट ए वीक ओवेरियन साइकिल डेवलपिंग फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन बढ़ा देते हैं। एस्ट्रोजन का लेवल जैसे ही राइज होता है ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को प्रोलिफिकेट कर देते हैं और वो बिकम थिकर हो जाती है। जस्ट बिफोर ओवुलेशन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है पीक पर होता है, उसके बाद फॉलिकुलर सेल जो है ओवरी के अंदर वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं इनटू कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है ये हार्मोन, इनका मेन फंक्शन यूटेराइन लाइनिंग को पीक थिकनेस तक पहुंचाना, एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करना होता है। जैसे ही यूट्राइन साइकिल एंड होती है, इफ एग नॉट फर्टिलाइज्ड तो इम्प्लांटेशन नहीं होती है, कार्पस ल्यूटियम जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने बंद हो जाते हैं। और इन अगर ये हार्मोन नहीं होंगे तो यूट्राइन लाइनिंग जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है और उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है और वो मेंसेस को इनिशिएट कर देते हैं। तो ये था कंट्रोल ऑफ यूट्राइन साइकिल, कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसमें दो स्टेजेस थे, ओवेरियन साइकिल यूट्राइन साइकिल। दोनों का लेवल जो है, दोनों का कंट्रोल जो है, हार्मोनल कंट्रोल जो है वो डिफरेंट होता है कि ओवरियन साइकिल को पिट्यूटरी हार्मोन और ओवरी दोनों इटसेल्फ जो है वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन यूट्राइन साइकिल को ओवेरियन हार्मोन जो है वो कंट्रोल करते हैं।